ओके, गुड मॉर्निंग। लास्ट क्लास में हम लोगों ने इवैल्यूएशन से संबंधित चर्चा शुरू की थी। उसका महत्व क्या है और क्यों करना है मूल्यांकन हमें, साथ ही साथ इवैल्यूएशन, असेसमेंट, मेजरमेंट, ये क्या होता है, ये कुछ बातें हमने पिछले कक्षा में की है। तो इस संदर्भ में हमें 4 सवालों का जवाब देना था। उसमें से एक सवाल का जवाब हम पिछले कक्षा में डिस्कस कर चुके हैं। वो 4 सवाल जो थे, कोई बता पाएगा वो 4 सवाल क्या है जिनके जवाब हमें ढूंढने हैं? कोई बता पाएगा? मेरी आवाज आ रही है सभी तक? Yes, sir. ओके। ओके, वो 4 सवाल थे। व्हाई इवैल्यूएशन, या व्हाट इज इवैल्यूएशन। दूसरा, व्हाट इज टू बी इवैल्यूएटेड। कुछ याद आ रहा है? तीसरा क्या है? व्हेन इवैल्यूएशन। और चौथा, हाउ टू इवैल्यूएट। मतलब मूल्यांकन क्या है, मूल्यांकन किन बातों का होना चाहिए, मूल्यांकन कब करना चाहिए और मूल्यांकन कैसे करना चाहिए। ये 4 सवालों के जवाब हमको ढूंढने हैं। उसमें से पहले के ऊपर हमने पिछली कक्षा में चर्चा की है। आज दूसरे सवाल पे हम आते हैं कि व्हाट इज टू बी इवैल्यूएटेड, मूल्यांकन कौन से बातों का होना चाहिए। तो आप लोगों ने ब्लूम्स टेक्सोनोमी पढ़ी होगी कहीं पे, किसी कक्षा में। कुछ ऑब्जेक्टिव्स है लर्निंग के, कुछ ऑब्जेक्टिव्स है। कोई बता पाएगा क्या ऑब्जेक्टिव्स है वो लर्निंग के? मेनली 4 है और सब्जेक्ट के हिसाब से कुछ ऐड होते जाता है। किसी को आइडिया है कि वो लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स क्या है अकॉर्डिंग टू ब्लूम्स टेक्सोनोमी? वो 4 है: नॉलेज, अंडरस्टैंडिंग, एप्लीकेशन एंड स्किल्स। सुना था ये कभी? Yes, sir. ओके, आप लोगों ने ये बात सुन रखी है। अच्छा, आप लोगों ने एक ट्रायंगल भी सुना होगा या कहीं पे देखा होगा। उस ट्रायंगल में टॉप पर ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, नंबर 2 पर, या टॉप पर मतलब इस तरीके से अगर ट्रायंगल है तो उस ट्रायंगल के टॉप पर ऑब्जेक्टिव्स होंगे, इस तरफ लर्निंग स्ट्रेटजीज होगी या पेडागोजी होगी, और आखिर में होता है असेसमेंट या मूल्यांकन। तो इसके ऊपर भी थोड़ी सी बात अगर हम करें तो ये जो टॉप पर ऑब्जेक्टिव्स है, तो ये हम क्लास में जाने के पहले जो कुछ आज हम पढ़ाने जा रहे हैं उस संदर्भ में हम कुछ ऑब्जेक्टिव्स लेके क्लास में लेके जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर ऑब्जेक्टिव है हमारा विद्यार्थियों में देशभक्ति की भावना जागृत करना, तो इसको हासिल करने के लिए नंबर 2 कॉर्नर पे जब हम आएंगे, नंबर 2 एंगल पे जब हम आएंगे, तो हम उसके लिए कुछ लर्निंग स्ट्रेटेजीज तैयार करते हैं। और वो लर्निंग स्ट्रेटेजीज जो होगी वो आधारित होगी कंटेंट पर। तो एक सुटेबल कंटेंट भी उसके लिए चाहिए। तो सुटेबल कंटेंट कहाँ से आएगा? सुटेबल कंटेंट मे बी फ्रॉम लैंग्वेज और मे बी फ्रॉम हिस्ट्री। इन 2 सब्जेक्ट के माध्यम से देशभक्ति की भावना जो विद्यार्थियों में वो काफ़ी अच्छे से लाई जा सकती है। तो पहले पे ऑब्जेक्टिव था, दूसरे पे आ, वो सब्जेक्ट या कंटेंट, और उस कंटेंट पर आधारित लर्निंग स्ट्रेटेजीज या पेडागोजी जिसे हम कहते हैं। फिर हम अंत में देखते हैं कि जो ऑब्जेक्टिव्स हम लेके चले थे उसके परिपूर्ति के लिए हमने कुछ क्रियाकलाप किए, कुछ एक्टिविटीज की, कुछ स्ट्रेटेजीज बनाई, कुछ कंटेंट तैयार किया और वो ट्रांजैक्ट किया। वो कहाँ तक हासिल हुआ है, विद्यार्थियों में कहाँ तक आया है, ये तो पता चलेगा वो जो लास्ट में है असेसमेंट या इवैल्यूएशन उससे। तो वो असेसमेंट करने के बाद जब हमें ये समझ में आता है कि हम जो चाहते थे वो साध्य हुआ है, वो ऑब्जेक्टिव्स विद्यार्थियों में दिख रहे हैं, तो हमारा काम कहीं ना कहीं वहां पे खत्म होगा। अगर हमें लगता है कि नहीं अभी कसर बाकी है, तो आपको फिर से पहले इस पे आना पड़ेगा और ऑब्जेक्टिव पे आना पड़ेगा। ये देखना पड़ेगा कि हमारे ऑब्जेक्टिव्स हमने सही से फ्रेम किए थे क्या, क्या वो अटेनेबल थे, क्या वो हासिल करने लायक थे। अगर हमें लगता है कि ऑब्जेक्टिव्स ठीक थे, तो फिर हम सेकंड वाले पे आएंगे और सेकंड पे हम देखेंगे कि इसके लिए प्रॉपर कंटेंट का चुनाव हमने किया। हाँ, प्रॉपर कंटेंट का चुनाव तो हमने किया है। अच्छा, प्रॉपर स्ट्रेटेजीज जो चाहिए थी वो हमने बनाई। हाँ, प्रॉपर स्ट्रेटेजीज भी हमने बनाई थी। फिर गलती कहाँ रह गई होगी? तो गलती रह गई होगी असेसमेंट के तरीके में।
जैसे कि छोटे बच्चे से हम लिखित में परीक्षा करवाए तो शायद वो सही तरीके से जवाब ना दे पाए, उतना खुल के वो लिख नहीं पाए क्योंकि उसका लिखने की क्षमता इतनी प्रगल्भ नहीं हुई है। तो ऐसे कुछ हो सकता है, या टूल कोई और यूज करना चाहिए था लेकिन टूल कुछ और यूज कर लिया है। ठीक है, तो इस तरीके से हमें ये देखना पड़ेगा कि कौन से जगह पर कौन सा प्रॉपर तरीका असेसमेंट का, इवैल्यूएशन का हमें आजमाना चाहिए। तो जब तक जो ऑब्जेक्टिव हमने तैयार किए थे वो हासिल नहीं होते थ्रू असेसमेंट, तब तक ये प्रक्रिया लगातार चलनी चाहिए। तो ये भी बात यहाँ बतानी जरूरी थी। अब जो दूसरे सवाल की हम चर्चा कर रहे हैं कि व्हाट इज टू बी इवैल्यूएटेड, जिसमें मैंने कहा कि नॉलेज, अंडरस्टैंडिंग, एप्लीकेशन एंड स्किल। तो मैं आप लोगों को थोड़ा सा नॉलेज के बारे में बताता हूँ। वैसे आपकी किसी क्लास में भी ये चीज़ हुई होगी, लेकिन हमारे लिए जो अंडरस्टैंडिंग जरूरी है नॉलेज की वो ये है, किसी बात को जानना मतलब नॉलेज है। हम लोग नॉलेज को बहुत ज़्यादा समझते हैं। मतलब हमें लगता है कि नॉलेज है, नॉलेज यानी जस्ट नोइंग, टू नो समथिंग। नो का मतलब ये नहीं होता है कि हमने उसको बहुत समझा है, बहुत गहराई से हमारी उसके ऊपर पकड़ है। सिर्फ सिर्फ हम उसके बारे में कुछ हमें पता है सिर्फ। हाँ, एप्पल एप्पल देखा है कि हाँ देखा है। अगर हम उससे ज़्यादा जानते हैं एप्पल के बारे में तो फिर कहीं पे बात अलग हो जाती है। तो एक एक सीमित मात्रा में, या क्या कहेंगे संकुचित अर्थ में, अगर हम नॉलेज का अर्थ लेते हैं तो नॉलेज का अर्थ होता है जस्ट टू नो। ओके, और नो के बाद ही बाकी की चीजें होगी। कोई बात हमारे सामने आएगी तभी तो हम आगे और उसके बारे में जानकारी हासिल करना चाहेंगे, उसके बारे में रिफ्लेक्ट करेंगे, सोचेंगे, बाकी की प्रक्रिया उसमें शामिल होगी। तो नॉलेज कभी कभी, अगर हम एक इमारत लेते हैं, एक बिल्डिंग लेते हैं, तो नॉलेज अगर उसका बेस है तो कभी कभी वो उसका टॉप भी हो सकता है। लेकिन टॉप कब होगा, उसमें और कुछ बातें शामिल होती है। तो जितना मैंने अभी तक बताया उस हिसाब से मैं एक उदाहरण आपके सामने रखता हूँ, और उसके बाद एक सवाल आपसे पूछूंगा मैं, कि मैं क्लासरूम में गया 7वीं 8वीं कक्षा के या 9वीं कक्षा के, जहाँ पर भी न्यूटन्स के लॉ पढ़ाए जाते हैं। और उस कक्षा में जाके मैं विद्यार्थियों के सामने कुछ इस तरीके से अपनी बात रख रहा हूँ कि डियर स्टूडेंट्स, टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन इज, फॉर एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। ठीक, मैंने इतनी बात क्लास में जाके कह दी। अब आप लोगों से मेरा सवाल है कि मैं कैसे इंश्योर करूंगा कि विद्यार्थियों के पास इस बात का नॉलेज है। विद्यार्थियों ने मुझे क्या जवाब देना चाहिए, या प्लीज स्पीक, बोलिएगा जल्दी। सवाल रिपीट करूं? Yes, sir. Yeah. Actually, I entered in seventh or eighth or ninth class, where wherever the Newton's laws are there in syllabus, I entered in the class and I spoke something like this: कि, dear students, today we are going to discuss or study about Newton's third law of motion. The statement of Newton's third law of motion is, for every action there is equal and opposite reaction. बस मैं यहाँ पे रुक गया। अब मुझे ये जानना है कि विद्यार्थियों के पास इसका नॉलेज है या नहीं। तो विद्यार्थियों ने मुझे क्या जवाब देना चाहिए? सो मे बी इस लॉ के रियल लाइफ एग्जांपल्स वो बता सकते हैं कि उन्होंने कहाँ पर ये लॉ एक्सपीरियंस किया है या देखा है। ओके, और चलो तनुज, आपकी बात को आगे लेके चलते हैं। हाँ, अंजलि कुछ कहना चाहती हो? सर, अगर उनको मतलब इतनी अंडरस्टैंडिंग नहीं है उस लॉ की, तो वो एक्सप्लेनेशन का वो कर सकते हैं कि रिक्वेस्ट की उसकी एक्सप्लेनेशन आप दें, और आप उसको मतलब थोड़ा ज़्यादा डिटेल्ड इलाबोरेट करें उनको, बच्चों, स्टूडेंट। ओके, वो तो बात वो हुई ना कि उनके पास है या नहीं, लेकिन मुझे उन्होंने क्या जवाब देना चाहिए जिससे मैं ये पता करूं कि उनके पास इस बात का नॉलेज है। क्योंकि मैंने क्लास में जाके क्या कहा कि आज हम न्यूटन का तीसरा नियम पढ़ेंगे और तीसरा नियम इस तरीके से, वहां पर मैं रुक गया। रुकने के बाद मैं ये इंश्योर करना चाहता हूँ, जानना चाहता हूँ कि मेरे विद्यार्थियों में न्यूटन के तीसरे नियम के बारे नियम का नॉलेज है या नहीं। तो उन्होंने क्या जवाब देना चाहिए था?
अभी क्या प्रज्ञा ने लिखा है एग्जाम्पल, तनुजा ने भी ऑलमोस्ट वही बात की, अंजलि ने भी लगभग वही बात की। एग्जाम्पल कोई व्यक्ति कब देगा? एग्जाम्पल कब देगा? एक्सपीरियंस। एक्सपीरियंस मतलब उसको समझेगा, पहले समझेगा, कम से कम किसी कंसेप्ट को समझेगा तभी तो एग्जाम्पल दे पाएगा ना। सही बात है नहीं? यस सर। या ठीक है। तो आप लोग जो कह रहे हो वो कहीं पे अंडरस्टैंडिंग में आया है, नॉलेज में तो नहीं है ये। वो तो अंडरस्टैंडिंग में आया, समझेगा तभी तो एग्जाम्पल दे पाएगा। जैसे क्रीपर्स के बारे में हम विद्यार्थियों को बताएंगे कि क्रीपर क्या होता है, जो किसी और पेड़ के सहारे चढ़ता है या जमीन पे इधर उधर फैलता है, उसको हम क्रीपर कहते हैं। तो जब ऐसे कहेंगे तो विद्यार्थी जब उस क्रीपर की डेफिनेशन को समझेगा या क्रीपर के कंसेप्ट को समझेगा तब तो वो एग्जाम्पल देगा। अभी हमने तो उनके सामने सिर्फ इतना रखा है कि फॉर एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, वहां पे हम रुक गए, आगे तो हमने कुछ बात की ही नहीं। तो कैसे इंश्योर करें कि उनके पास नॉलेज है? टू नो समथिंग, केवल जानना, और जानने का मतलब समझना नहीं, ये मैंने पहले ही कहा। बहुत सारे लोग हम समाज में देखते हैं कि वो बहुत अच्छा बोलते हैं, बड़े बड़े फिलोसोफर के नाम लेंगे, सोशियोलॉजी वाले के नाम लेंगे, साइंटिस्ट के नाम लेंगे, बहुत सारे कुछ होते हैं। इससे ये इंश्योर तो नहीं होता ना कि वो जो जिनके नाम ले रहे हैं उनके बारे में उनके पास सारी अंडरस्टैंडिंग है। वो बोलना है, जानना, बस उनको पता है सिर्फ। तो यहाँ जो जवाब होगा, जवाब वो होगा कि विद्यार्थी एज इट इज न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन टीचर को बताएगा, एज इट इज बताएगा कि हाँ केवल इसको न्यूटन्स का तीसरा लॉ पता है, इसके ध्यान में है। अब इंडिया को फ्रीडम जो मिला 1947 में 15 अगस्त को, ये सारे बच्चों को लगभग पता होता है, लेकिन कैसे मिला, क्या मिला, ये तो नहीं पता हो सकता सबको। ये कुछ लोगों को पता होगा, सबको तो ये पता नहीं होगा। खास करके 7वीं 8वीं तक के बच्चे की बात अगर हम करें, उनको भी पता हो सकता है कुछ को, लेकिन सबको नहीं पता होगा, है ना। तो नॉलेज का मतलब यहाँ पर सिर्फ कोई जानकारी हमारे सामने आना। अब अंडरस्टैंडिंग की बात जो आप लोगों ने कही ना, वो उसमें आएगा जब वो विद्यार्थी अपने आसपास के, जो उसके आसपास एग्जाम्पल है उसके बारे में वो बताना शुरू करेगा कि जिस तरीके से, जिस तेजी से बैट बॉल पे आती है, क्योंकि उसकी किताब में एग्जाम्पल होंगे, जितनी फास्ट बैट पे बॉल आएगी और बैट उतने ही फास्ट तरीके से घूमेगा तो बॉल बहुत दूर तक चला जाएगा, मे बी 4 और मे बी 6 हिट हो जाएगा ना। एक एग्जाम्पल देगा, कुछ और एग्जाम्पल इस तरीके से वो देगा। अब यहां से थोड़ा सा जब हम आगे बढ़ते हैं, एप्लीकेशन की बात आती है, तीसरे नंबर पे आता है फिर एप्लीकेशन। अब एप्लीकेशन के बारे में जब हम चर्चा करते हैं तब जो कुछ उसने पहले नॉलेज के अंतर्गत सीखा है, जो कुछ उसने अंडरस्टैंड किया है, अब उसको वो रियल लाइफ में अप्लाई करने की क्षमता निर्मित कर रहा है। अब उसको वो अप्लाई करके भी देख रहा है। जब तक एप्लीकेशन नहीं होगा तब तक स्किल्स नहीं आएंगे, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। तब वो अप्लाई करने जा रहा है, तो अप्लाई करते समय भी वो कुछ एक्शन हमें करके दिखाएगा या कुछ एक्शन हम उनको करके दिखाएंगे, जिससे हमें समझ में आ जाएगा कि हाँ ये अप्लाई करने की कंडीशन में है। जैसे कि ये आप लोग देख रहे होंगे, मान के चलो ये टेबल है, ये जो मेरा हाथ है ये मेरा टेबल है, और मैं यहाँ पर एक मुट्ठी मार रहा हूँ, ऐसे ऊपर से ऐसे एक मैंने पंच यहाँ पर किक किया। तो धीरे से किया है, धीरे से करने के कारण ना आवाज आई, ना मेरे मुट्ठी को कुछ लगा, ना मेरे इस, ये जो टेबल है, टेबल तो निर्जीव है, टेबल को तो लगा ही नहीं होगा। लेकिन मैं थोड़ा जोर से मारता हूँ, थोड़ी आवाज आई, हल्का सा मेरे हाथ को दर्द हुआ है, अब मैं और जोर से मारता हूँ, तो ये तो निर्जीव था। निर्जीव पे भी आप सजीव से जो प्रहार कर रहे हैं या दूसरी चीज से जो प्रहार कर रहे हैं, तो क्या हो रहा है कि जितना जोर से इसका एक्शन हो रहा है उतने जोर से ये रिएक्शन कर रहा है, और जोर से मैं टेबल पे हाथ मारूं तो फिर मेरा हाथ टूट भी सकता है। उसी तरीके से आपके रियल लाइफ में भी कितने एग्जाम्पल आप देखते हो, जैसे हथौड़ा या पत्थर की मदद से आप कील गाड़ना चाहते दीवार पे, आप धीरे 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 टुक टुक करते बैठो, दिन भर भी नहीं जाएगा,
आप जितना थोड़ा ज्यादा ताकत लगाने की कोशिश करोगे तो धीरे धीरे फिर आप दीवार में वो कील जा सकता है, डिपेंड ऑन द क्वालिटी ऑफ द दीवार। अगर वो कंक्रीट की बनी हुई है तो कीली शायद टेढ़ा हो जाए क्योंकि ताकत ज्यादा लग रही है। तो ये सारी बातें, अब दीवार पे पैर मार रहे हो, गुस्से में कई बार हम पैर मारते हैं, धीरे से पैर मारा तो कुछ नहीं, जोर से पैर मारेंगे तो आप छोटी सी हाइट से जंप लेते हो, ज्यादा कुछ नहीं होगा, थोड़ी ज्यादा हाइट बढ़ा दी आपने, फिर और ज्यादा हाइट बढ़ा दी, और जिस तरीके से कोई पहले माले से या दूसरे माले से सुसाइड के लिए जंप कर देता है, तो वही अगर वो एक टेबल से जंप करेगा तो कुछ नहीं होगा, शायद ज्यादा से ज्यादा पाँव में मोच आएगी। तो ये जो उदाहरण वो इस तरीके से देगा, या ऐसे भी उदाहरण हो सकते कि दो गाड़ियां आपस में ऑलमोस्ट जीरो के स्पीड से टकराई तो क्या डैमेज होगा, एक गाड़ी की स्पीड 20 थी, दूसरे की कम थी, या स्टेशनरी पोजीशन में थी, क्या नुकसान कितना होगा, ज्यादा होगा क्या, दोनों गाड़ियां बहुत जोर से स्पीड से आ रही है और आपस में टकराई, नुकसान की मात्रा क्या होगी। साथ ही साथ अगर आप एक कार की जगह दूसरा ट्रक रख देते हो और यही कंडीशन को रिपीट करते हो तो उसमें क्या होगा। तो ऐसी कितनी तो बातें हमारे सामने आती है जिससे हम कहीं पे से अप्लाई करना सीख जाते हैं कि भाई तीसरा नियम किस तरीके से अप्लाई करना है। उसी तरीके से हम स्क्वायर फीट वगैरह वगैरह पढ़ते हैं हमारे मैथ्स में, बड़े होने तक समझ में नहीं आता कि स्क्वायर फीट है क्या एग्जैक्टली। जब हमारा प्लॉट खरीदा जाता है तब भी हमको समझ में नहीं आता है कि एग्जैक्टली स्क्वायर फीट मतलब क्या, बोलना क्या चाहते हैं, 1000 स्क्वायर फीट जमीन ली है, 1200 स्क्वायर फीट जमीन ली है। तो जब हम उसको उस गहराई से, मतलब आपके सामने कोई काम करने के लिए आता है, आपको प्रैक्टिकली करने के लिए बोला जाता है, तब आपका अंडरस्टैंडिंग जो है वो ज्यादा बढ़ते जाता है। तो ये हो गई तीसरा एप्लीकेशन की बात। अब इसी का एक दो उदाहरण मैं आपके सामने रखता हूँ। देखिए, पहले ऐसा कहते हैं, आई डोंट नो द रियलिटी, जब फाउंटेन पेन था इंक वाला, तो वो पेन अगर आपके पास है और आपको फ्लाइट से सफर करना है, फ्लाइट से कहीं जाना है, तो आपको ये कहा जाता था कि ये इंक की स्याही जो है, सॉरी पेन की इंक जो है या स्याही जो है उसको फेंक दीजिए, उसको निकाल दीजिए। ऐसा क्यों कहा जाता होगा, थोड़ा सोच के देखो। फ्लाइट से जाना है, आपके पास फाउंटेन पेन है, और किसी ने देख लिया, देखने के बाद वो बोलता है कि नहीं सर या मैडम, इसका जो इंक है इसको फेंक दीजिए। ऐसा क्यों कहा जाता होगा, एनी केसेस? तो इंक लीक कर जाती है। इंक लीक कर जाती है, क्यों करती है लीक? सर हायर ऑल्टीट्यूड्स पे प्रेशर बहुत ज्यादा कम हो जाता है सी अच्छा, लेवल। तो ठीक है, कम होता है तो पेन को क्या समस्या है? प्रेशर तो कम होता है, उसमें कोई डाउट नहीं, लेकिन पेन के अंदर मतलब पेन से क्या सर है उसका रिलेशन है, थोड़ा एस्टेब्लिश करिए। सही बोला है आपने, सही बोला है, क्या हो सकता है? तो पेन के अंदर का प्रेशर ज्यादा होगा तो वो लो प्रेशर में मतलब इंक लो प्रेशर की तरफ बढ़ने की कोशिश करेगी ना। एग्जैक्टली प्रज्ञा, वो जो इंक पेन है, पूरे चांसेस है कि उसके अंदर की कुछ इंक यूज हो गई होगी, मतलब एयर है अंदर। अब वो एयर कहाँ की है, वो तो जमीन की एयर है। आप ऊपर चले गए, ऊपर में लो प्रेशर हो गया, लो प्रेशर आप जानते हैं कि हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ मतलब बहाव रहता है, तो वो क्रैक हो सकता है पेन, और क्रैक होगा तो इंक लीक होगी। तो ये छोटी सी बात है, लेकिन इसके लिए देखो आपको पहले नॉलेज की जरूरत थी। नॉलेज में क्या था, प्रेशर की बात आई थी, कहाँ का प्रेशर, जमीन का प्रेशर, और एक हाइट, एक पर्टिकुलर हाइट का प्रेशर, इसकी बात थी। कहाँ ज्यादा होता है, कम होता है, या आप लोगों ने उसके बाद समझने की कोशिश की, और अंत में उसी बात को ध्यान में रखते हुए आपने उसको अप्लाई किया कि अगर ऐसा ऐसा किया जाए तो कपड़े खराब होने से या शर्ट खराब होने से बचेगा, अदरवाइज और पेन भी खराब होने से बचेगा, तो बेटर है कि इसकी इंक जो है इसको हम निकाल दें। ठीक है, एक और उदाहरण, आप लोगों ने सभी ने तालाब देखे होंगे, तालाब की दीवार भी देखी होगी, पानी रोकने के लिए जो दीवार बनाई जाती है वो भी आपने देखी होगी। आप लोगों ने ये पाया होगा कि जो दीवार का आकार है, वो दीवार का आकार हमारे घर के दीवार जैसा ऐसा समानांतर नहीं होता, पैरेलल नहीं होता, वो ऊपर संकरा होता है और नीचे चौड़ा होते जाता है, ट्रायंगल टाइप, एग्जैक्टली ट्रायंगल नहीं क्योंकि ऊपर ये होगा रोड टाइप होगा, प्लेन होगा, बट वो यहाँ से ऐसे फैलते हुए जाता है नीचे।
कोई बता पाएगा इसका क्या रीजन होगा, क्यों ऐसी दीवार बनाई जाती होगी तालाबों की? नो गेसेस, नो आइडिया। दिव्यांशी बोलो। सर इसका रीजन भी प्रेशर ही है। प्रेशर ही है, हाँ ठीक है, थोड़ा और सोचो फिर। चलो आपकी बात मैं एक्सेप्ट करता हूँ, कौन सा प्रेशर, क्या प्रेशर, क्यों प्रेशर? सर अगर दीवार सीधी होगी तो पानी की प्रेशर की वजह से इजीली टूट जाएगी, लेकिन अगर उसका बेस स्ट्रांग है तो वो इजीली नहीं टूटेगी। एग्जैक्टली बिल्कुल सही है, इसमें थोड़ा सा और ऐड करने की जरूरत है। आपका जवाब बिल्कुल सही है। प्रेशर कहाँ पर ज्यादा होगा? चलो हम मान के चलते हैं एक एक 40 फीट या 50 फीट पानी है, मान के चलो 40 फीट पानी है तालाब में, और जहां पर वो दीवार ने रोक रखा है। तो शुरुआत हम करते हैं नापने की कि ऊपर से जो है वो 0 फीट से हम नीचे जमीन की तरफ 40 फीट में जा रहे हैं। तो पानी का प्रेशर ज्यादा ऊपर होगा ना नीचे होगा, या समान होगा? नीचे। 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 नीचे क्यों नीचे? सोचो, साइंस वाले हो सभी, और सभी ने 10वीं तक पढ़ा है, नीचे ही क्यों ज्यादा होगा? चलो प्रेशर के बजाय अगर मैं डेंसिटी कहूं, तो डेंसिटी कहाँ ज्यादा होगी, नीचे ना ऊपर? सिंपल सवाल है, जवाब दीजिए फटाफट। डेंसिटी, घनता, घनत्व, थिकनेस, सतह पे ज्यादा होगी ना नीचे जमीन के पास पानी में? इक्वल होगी सर। इक्वल होगी। ओके, और कोई? अच्छा मुझे एक बताइए, आपके सवाल का जवाब आपके जवाब पे मैं एक और सवाल करता हूँ। गर्मी के दिनों में, एकदम गर्मी भी नहीं बोलते, चलो थोड़ी धूप निकली है, जब धूप निकली है और आप मान के चलो एक 5 फीट पानी में आप आसानी से जा सकते हो, मान के चलो 5 फीट पानी में, तो जब आप एंटर करना शुरू करोगे तो ऊपर का पानी ठंडा होगा ज्यादा ना नीचे का पानी ठंडा होगा ज्यादा? नीचे का। नीचे का। क्यों नीचे का? नीचे का क्यों? क्योंकि सनरेज है ऊपर की पानी को सरफेस को पहले गर्म करती है और बाद में ही धीरे धीरे अंदर ट्रेवल करेगी, इसलिए ऊपर का ज्यादा गर्म होगा, नीचे का ठंडा होगा। एग्जैक्टली तो फिर डेंसिटी ऊपर की ज्यादा होगी ना नीचे की होगी, ना समान होगी? उसी के ऊपर आधारित ये सवाल है। सर नीचे जब ज्यादा डेंस होगा। नीचे ज्यादा डेंस होगा क्योंकि वो पानी ठंडा है ना, वो पानी ठंडा है। अब वो ओपन है, थोड़े से एरिया में रखा है, तो आप देखोगे कि कुछ समय बाद क्या कहेंगे कि पूरा दिन भर अगर धूप आई और पानी कम मात्रा में है, तो हो सकता है पूरा पानी लगभग इक्वली गर्म हो। आप लोगों ने देखा है ना, जब नहाते समय भी हम देखते हैं कि नीचे अगर ठंडा पानी है और ऊपर हमने थोड़ा सा गर्म पानी डाला, तो ऊपर तो हमें गर्म लगेगा, लेकिन जैसे हम मिक्स करते पता चलता है अरे गर्म पानी पता नहीं कहाँ चला गया। क्योंकि नॉर्मली गर्म पानी ऊपर की तरफ रहने की कोशिश करता है क्योंकि वो कम डेंस होता है। तो इसी सारी बातों को देखो, कितनी चर्चा हमारी हुई कि जो तालाब की दीवार ऐसी क्यों है, इसके लिए हमारे पास कितना कंसेप्ट, कितना अंडरस्टैंडिंग की, कितने नॉलेज की जरूरत थी। और यही सब बातों को उन्होंने अप्लाई करके उनको पता चला कि नीचे डेंसिटी ज्यादा होती है, डेंसिटी ज्यादा होती है मतलब प्रेशर ज्यादा होता है, प्रेशर ज्यादा होता है मतलब अगर सीधी दीवार बनाएंगे तो नीचे से प्रेशर ज्यादा लगाएगा और वो दीवार ढह जाएगी, बह जाएगी, टूट जाएगी, बांध हमारा नष्ट हो जाएगा। और आपने देखा होगा कि वहां जो यूज किए जाते हैं, बड़े बड़े बोल्डर यूज किए जाते हैं, पत्थर यूज किए जाते हैं, ईंट वगैरह यूज नहीं की जाती। ऑब्जर्व किया है इस बात को? यस सर। हाँ, हो सकता है आधुनिक तालाबों में अब कंक्रीट, सीमेंट कंक्रीट जो बोलते हैं ना, वो यूज किया जाता हो, लेकिन पहले के तालाब में आप देखेंगे बड़े बड़े बोल्डर यूज किए, क्योंकि पत्थर इतने आसानी से उसका क्षरण नहीं होगा, उसका रास या पानी की इससे थपेड़ों से वो बहुत जल्दी उसको गलेगा नहीं,
बट ईंट है तो ईंट तो गल जाएगी। आपने कई जगह देखा होगा तालाब के किनारे जो छोटा सा कुछ ईंट की दीवारें दिखती है तो बीच में से पूरी गली हुई होती है। तो ये हम कब कर पाएंगे, ये अप्लाई कब कर पाएंगे, जब ये सब बातों का नॉलेज अंडरस्टैंडिंग हमारे पास होगा, उसको हमने अप्लाई किया और अप्लाई करने के बाद हम तालाब के पानी को रोक पाए। ठीक, तो मुझे लगता है ये तीनों बातें आपके ध्यान में आई होगी। अब चौथी बात है स्किल की। जाहिर सी बात है कि स्किल तक पहुंचने की जो जर्नी है वो नॉलेज से शुरू होती है, अंडरस्टैंडिंग पे जाती है, एप्लीकेशन पे जाती है, और एप्लीकेशन के बाद ही हमारे पास स्किल आएंगे। मतलब आप प्रॉपर नॉलेज आपके पास होना चाहिए, प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग आपके पास होनी चाहिए, प्रॉपर तरीके से आप उसको अप्लाई करोगे तो प्रॉपर स्किल आएगी। अदरवाइज आप बिना कुछ सीखे, जैसे कि मैं अक्सर एक उदाहरण देता हूं कि ब्रूस ली ने एक बहुत खूबसूरत किताब लिखी है मार्शल आर्ट पर, कैसे कुंग फू कराटे सीखे, और आप आज तक कभी क्लास में कुंग फू कराटे के गए ही नहीं, आप कभी गए ही नहीं, तो आपको किताब हम दे देते हैं और बोलते हैं कि आप 1 साल के अंदर कराटे कुंग फू सीख के आ जाओ। क्या संभव है? नो सर। नहीं, नहीं, वो संभव नहीं है। आपको शुरुआत में किसी टीचर के पास, किसी मास्टर के पास, किसी कराटे क्लास में कुछ महीनों के लिए जाना पड़ेगा, बेसिक चीजें वहां से सीखनी पड़ेगी। उसके बाद फिर आपके पास कुछ नई एक्सरसाइज आती है तो आपने जो नॉलेज गेन किया था, जो अंडरस्टैंड किया था, जिसको अप्लाई करते आप आए हो, तो नई बात कोई आपके सामने आती है तो आप इजीली सीख पाओगे कि हाँ इसको ऐसे किया जाता है, क्योंकि पहले तो कुछ था ही नहीं। जब हम किसी क्लास को ज्वाइन नहीं किया तो वो संभव नहीं है कि किसी किताब के माध्यम से वो चीजें सीखना। दूसरा, खाना बनाने का भी यही है, हम लोग बहुत कैजुअली लेते हैं। जो लोग खाना बनाना जानते हैं वो यूट्यूब से देख के, किसी किताब की रेसिपी को पढ़ के एज इट इज डिश बना सकते हैं, लेकिन जिसने कभी खाना बनाया ही नहीं, वो किताब के माध्यम से बहुत मुश्किल है उसके लिए। बन तो जाएगा लेकिन क्या बनेगा वो नेवर नो, क्योंकि आटा मलना भी एक दिन का टास्क है क्या? एक दिन का टास्क है आटा मलना, परफेक्ट आटा मलना? नो सर, टाइम लगता प्रैक्टिस। है, नो प्रैक्टिस सर। टाइम लगता है। बिल्कुल, सभी लोगों को पता है कि भाई पहले दिन अगर हमारे पास कोई नहीं है बताने वाला तो पहले दिन पानी ज्यादा हो जाएगा, पूरी खिचड़ी पक जाएगी, फिर उसको ठीक करने के लिए आटा डालेंगे, पता चला आटा डालते डालते फिर ज्यादा आटा डल गया, नमक कम होगा, ज्यादा होगा, पूरे हाथ गंदे होंगे, बर्तन भी गंदा होगा, निकल नहीं पा रहा है। लेकिन प्रॉपर तरीके से जब आप करते जाते हो तो 15-20 दिन, 10 दिन के अंदर आप इतना परफेक्ट करेंगे कि बर्तन को भी कुछ नहीं लगेगा और आटा जितना आपको पतला चाहिए था उतना पतला बन जाएगा। तो ये सारी बातें आपको हर दिन कुछ ना कुछ आपको वहां सीखने को मिलता है। आप उसको समझने की कोशिश करते हो कि शुरुआत में थोड़ा सा ही पानी डाल के इसको थोड़ा हल्का हल्का मिक्स करना है, एक साथ पूरा पानी नहीं डालना है। तो ऐसे बहुत सारी बातें आप सीखते हो। बाद में ये भी सीखते हो कि लास्ट में थोड़ा सा अगर ऑयल अप्लाई कर दिया हाथ को तो और ज्यादा फायदा होता है। ऐसी कई बातें हम लोग उस प्रक्रिया में सीखते हैं। ठीक, अब आगे चलते हैं हम लोग स्किल पर। तो ये जो प्रोफेशनल कोर्सेस होते हैं, ये सारे प्रोफेशनल कोर्सेस वालों के पास स्किल होना बहुत जरूरी है। प्रोफेशनल कोर्स मतलब डॉक्टर का है, इंजीनियरिंग का है, इवन हमारा भी पेशा उसी में आता है, साथ ही साथ वकील वाला है, सीए वाले हैं। ऐसे कुछ प्रोफेशंस है जहाँ पे स्किल की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। वहाँ सिर्फ आप 100 में से 100 मार्क्स लाके परफेक्ट काम नहीं कर सकते। आपके पास ये तीनों बातें पहले की होनी चाहिए, ये तीनों बातें आपके पास पहले की होनी चाहिए, तभी आप वहां पर उस प्रोफेशन में ग्रो कर सकते हो, नाम कमा सकते हो, और नाम आएगा तो ऑब्वियस पैसा भी साथ में आएगा। तो एक उदाहरण के साथ इसको अगर हम एक या दो उदाहरण के साथ अगर इस बात को क्लियर करना चाहे, जैसे कि हम में से हर किसी को कभी ना कभी इंजेक्शन दिया गया है, किसी वजह से इंजेक्शन लेना पड़ा। ऐसा अनुभव हमको आया होगा कि कब इंजेक्शन दिया पता ही नहीं चला, और ऐसा भी अनुभव आया होगा कि इंजेक्शन दिया तो 3-4 दिन तक हाथ दर्द करते रहा। इस प्रकार के अनुभव मोर और लेस सभी को आए होंगे, मैक्सिमम को तो पक्के आए होंगे। अब इंजेक्शन देने, एक ने इंजेक्शन दिया तो कुछ भी पता नहीं चला, दूसरे ने इंजेक्शन दिया तो वो हाथ पे थोड़ी गांठ भी आ गई, दर्द भी होते रहा, 3-4 दिन लगे उसको ठीक होने में, शायद बुखार भी आ गया। चलो बुखार तो वैक्सीन के कारण आता है वो बात अलग है, बट नॉर्मल इंजेक्शन था फिर भी इतनी सारी दर्द गई। ऐसे क्यों हुआ?
ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि इंजेक्शन देना तो इसने भी सीखा था, इंजेक्शन देना तो उसने भी सीखा था, बट इसने स्किल हासिल नहीं किए, जिसके कारण हमें दर्द हुआ। और हम कहते हैं ना कि उनका हाथ थोड़ा भारी है, भारी है का मतलब वो प्रॉपर तरीका नहीं जानते हैं, उन्होंने सिर्फ देना सीखा है, प्रॉपर तरीका क्या होगा, जो स्किल वहां होने चाहिए थे वो नहीं है। आप लोगों ने घर में अक्सर देखा होगा, मेरे साथ भी ये हुआ है जब मैं पढ़ाई करता था, 5 मिनट है ना, 5 मिनट है तो 5 मिनट के अंदर आटा मल के 3 रोटी भी माँ बना के दे सकती है। संभव है, ऐसा करते हैं मम्मी लोग। यस सर। हाँ, तो वो सारी बातें किस पे है, वो स्किल है, वो स्किल है। हम तो 5 मिनट में आटा भी नहीं मल पाएंगे, आटा मलना तो छोड़ो, बर्तन में हम आटा भी नहीं डाल पाएंगे, पानी भी नहीं डाल पाएंगे। तो वो लोग उतने कम समय में फटाफट आटा मल के 3-4 रोटी भी आपको बना के दे सकते हैं। 15 मिनट के अंदर कंप्लीट टिफिन आपका पैक हो सकता है, सब्जी बना के भी, काट के वगैरह वगैरह सब। तो ये सारी बातें जो होती है वो स्किल की बातें होती है, और स्किल जो लोग इसको तरीके से करते हैं सब कुछ बातें, उनके पास ही स्किल आएगी, अदरवाइज स्किल नहीं आती। ओके, तो एक ये उदाहरण हुआ। दूसरा उदाहरण है डॉक्टर का ही लेते। भोपाल में आई स्पेशलिस्ट, आंखों के डॉक्टर वैसे तो काफी होंगे, मे बी 60-70-100 तक होंगे, लेकिन अक्सर हम देखते हैं कि किसी भी सिटी में, भोपाल की बात छोड़ो, किसी भी सिटी में एक पर्टिकुलर प्रकार का डॉक्टर के, फेमस डॉक्टर केवल 5 या 6 नाम या 4 या 3 ही नाम मिलेंगे। अब भोपाल में भी पूछेंगे कि आई स्पेशलिस्ट को दिखाना है, किसको दिखाए, तो वो बोलेगा वहां वहां पर हबीबगंज में एक है, वो कुछ नाम लेगा। फिर किसी और एरिया में जाके हम पूछते हैं, वहां पर भी उसी प्रकार की बात आएगी, या किसी दूसरे डॉक्टर की बात आएगी। ऐसे आप पूरे भोपाल में सर्वे करो तो आपके पास सिर्फ 4 या 5, मैक्सिमम 7-8 नाम सामने आएंगे, जबकि है 100 के तादाद में। तो और अच्छा, सबका क्वालिफिकेशन एक ही है, ये भी आप मत मानिए, मतलब ये ऐसा नहीं है कि किसी का क्वालिफिकेशन कम होगा, सबका क्वालिफिकेशन सेम है, सबका एक्सपीरियंस मान लो सेम है। हम कुछ वेरिएबल कंट्रोल कर लेते हैं कि 10 साल का एक्सपीरियंस है सबका, सभी ने अच्छे इंस्टीट्यूट से ही पढ़ाई की है, सब कुछ सेम होने के बावजूद भी 4-5 नाम ही आगे क्यों? क्योंकि नॉलेज तो सभी के पास था, अंडरस्टैंडिंग में शायद छोटी मोटी कमी किसी के रह गई हो, जिसकी ज्यादा है तो उसने ज्यादा अप्लाई करने की कोशिश की, प्रैक्टिकल ज्यादा करके देखा होगा। प्रैक्टिकल करते समय भी वो कॉन्शियस होंगे, कुछ लोग बहुत क्यूरियस होंगे कि ऐसा ही क्यों किया जा रहा है, वैसा ही क्यों किया जा रहा है। कुछ लोग क्या है कि बोल देते हैं, हमें अगर केमिस्ट्री के प्रैक्टिकल में हमें बोल दिया जाता है कि टेस्ट ट्यूब में इतना इतना ये डालो, उतना उतना वो डालो, देखो क्या होता है। हमने डाल दिया, देख लिया, रीडिंग बता दी, काम खत्म। बट इतना ही ये क्यों, उतना ही वो क्यों, और ये दोनों के साथ ही ऐसी रिएक्शन क्यों हो रही है, ये जो ज्यादा समझने की कोशिश करता है, तो जाहिर सी बात है कि उसके पास एक्सपीरियंस या उसके पास स्किल ज्यादा आते हैं। एक लास्ट उदाहरण देता हूं और फिर इस सेकंड वाले क्वेश्चन पे हम रुक जाएंगे। लाइव एक्सपीरियंस का उदाहरण है, मेरे खुद की लाइफ का है। कभी कभी हमें जब किस बात का ज्ञान नहीं होता, खास करके केमिकल के मामले में, तो कभी भी पंगा नहीं लेना चाहिए बोलते हैं। अब लोग केमिस्ट्री वाले स्टूडेंट इसको बेहतर समझते होंगे। ऐसे 3-4 एक्सीडेंट हम लोगों की पढ़ाई के दौरान भी हुए। और रिसेंटली 2012-13 में मैं हमारे बाथरूम के टाइल्स को साफ कर रहा था ब्रश से। तो पहले मैंने क्या किया, उस पे डोमिक्स डाला, डोमिक्स, और फिर भी मुझे इतना सेटिस्फैक्शन नहीं आ रहा था। नहीं नहीं नहीं, पहले एसिड डाला, एसिड डाला तो मुझे वो सेटिस्फैक्शन नहीं आ रहा था। अब एसिड भी थोड़ा सा गैस रिलीज तो करता ही है। अच्छा, बाथरूम है तो जाहिर सी बात है कि लगभग हर तरफ से क्लोज होता है, एक ही डोर उसका ओपन है, खिड़की होगी लेकिन कितना एयर अंदर बाहर जाएगा। फिर मुझे जब सेटिस्फैक्शन नहीं मिला तो मैंने क्या किया, उसमें थोड़ा डोमेक्स भी अप्लाई किया, डाला। अब डोमेक्स डालने के बाद कुछ गैस रिलीज होने लगी। तो मैं क्या होशियारी कर रहा था, मैं उस बाथरूम के दरवाजे के बाहर मुंडी निकालता, एक लंबी सांस खींचता, फिर अंदर आके घिसाई करता। फिर जब सांस खत्म होने लगती थी फिर बाहर जाता, फिर अंदर सांस लेता, फिर अच्छा, मेरे पापा इस चीज को ऑब्जर्व कर रहे थे और बोल रहे थे नहीं तकलीफ हो रही है, बाहर निकल जाओ। मैं बोला हाँ मैं निकल ही रहा हूँ। ऐसे 2-3 मिनट हुआ होगा। अब यकीन मानिए, एक समय कभी तो वो गैस इनहेल हो गई, और नॉन स्टॉप 45 मिनट्स के लिए मैं केवल और केवल मैं खांसते रहा, खांसते रहा और कुछ भी नहीं।
आंखों से पानी आना शुरू हो गया, सर दुखना शुरू हो गया, मैं बोलने की हालत में ही नहीं था। सिर्फ और सिर्फ मैं ऑलमोस्ट मोर देन हाफ एन आवर मैं खांसते रहा। हमारे मैडम और सब लोग घबरा गए, अब क्या करना चाहिए, हमको भी कुछ नहीं पता था, और मेरा दिमाग तो काम करना बंद ही कर दिया, कुछ समझ ही नहीं रहा था क्या करूं। मैडम ने किसी डॉक्टर को बुला के लाया और सबसे पहले बोला आधा ग्लास ठंडा दूध लेके आ जाओ, और मुझे बोला धीरे धीरे पियो। तो ठंडा दूध आधा ग्लास पीते ही सारे गैस जो गले में फंस गए थे, वो गैस जो गले में फंस गया था वो शायद शरीर में रिलीज हो गया, और बहुत जल्दी रिलीफ मिला, अच्छा लगा। डॉक्टर ने कुछ मेडिसिन दिए, क्योंकि बोले गैस शरीर में है तो इसका इफेक्ट रहेगा, तो ये मेडिसिन लीजिए। फिर मुझे बाद में पूछा क्या किया, तो मैंने बताया सर ऐसे ऐसे किया। तो बोले बॉटल लाइए, तो प्रोमिक्स की बॉटल लाई। आप भी देखना, नीचे बड़े अक्षरों में लिखा है डोंट मिक्स इट विथ एसिड, इट विल प्रोड्यूस hazardous गैसेस। ठीक, तो ये चूंकि मुझे उन सब चीजों का नॉलेज ही नहीं था, ना कोई अंडरस्टैंडिंग थी, मैं सीधा एप्लीकेशन पे चला गया, तो बड़ा नुकसान होते होते बच गया। एनीवेज, तो केमिस्ट्री के लोगों को तो हमेशा इन बातों के ऊपर गौर करना चाहिए, कुछ भी ऐसे गलत एक्सपेरिमेंट बिना जाने नहीं करने चाहिए। ओके, तो मैं अभी यहाँ पे आज के क्लास को रोक रहा हूँ। बाकी की जो 2 बातें हैं हमारी और बची हुई है, उनको हम अगले क्लास में चर्चा करेंगे, और उसके बाद फिर नेक्स्ट टॉपिक पे आएंगे। किसी का कोई सवाल है तो पूछ सकते हैं, अदरवाइज मैं रिकॉर्डिंग स्टॉप कर रहा हूँ अभी। ओके, मैंने स्टॉप कर दी है रिकॉर्डिंग।